इन इंडिया बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी समझाऊंगा और वही क्वेश्चन बताऊंगा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, वो भी बिना स्किप किए। क्या पता वही क्वेश्चन स्किप कर दो जो आपके एग्जाम में आए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। टॉपिक को आगे समझने से पहले एक नजर हम अपने इस सब्जेक्ट के नेम पर डालते हैं। नाम क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि भारत के अंदर भारत के शासन को चलाने के लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रशासन चलता कैसे है, किन किन का कंट्रीब्यूशन है भारत में। चाहे वो यूपीएससी के द्वारा आईएएस बनाए जाते हैं तो वो आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस ऑफिसर हो गए, वो सारे ब्यूरोक्रेट्स के लोग हो गए जिनको हम सरकारी नौकर कहते हैं, ये हो गए, या प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जिसको हम पीएमओ कहते हैं, या सचिवालय। इन सभी के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है देश को चलाने के लिए, इसी को कहते हैं हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में कहे तो लोक प्रशासन। देश को चलाने के लिए जो नीतियां बनाई जाती है। इस पूरे सिलेबस में हम पढ़ने क्या वाले हैं, एक नजर हम अपने सिलेबस पर डालते हैं। ये रहा हिंदी मीडियम में और ये रहा इंग्लिश मीडियम में आपका सिलेबस। देखिए, इस पूरे सिलेबस के अंदर यही हम पढ़ने वाले हैं कि पीएमओ का क्या रोल है, भारत में यूपीएससी यानी कि ब्यूरोक्रेट्स की शुरुआत कब से हुई है, क्योंकि इसकी शुरुआत अंग्रेजों के टाइम से हो गई थी। तो अंग्रेजों के टाइम से लेकर अब तक यूपीएससी का क्या कल्चर है, कैसे यूपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, ब्यूरोक्रेट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या रोल है। इसके अलावा भारत के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पॉलिसी बनाने में, बजट को इंप्लीमेंट करने में, ये सारे टॉपिक जो आपको दिख रहा है एक एक करके हम यही पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस पूरे सिलेबस से एक एक क्वेश्चन लूंगा जिससे कि पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये जो आपको नोट्स दिख रहा है ना, मैं यही नोट्स आपको समझाऊंगा। और एक बार आप इस नोट्स को देखिए, इसमें पहले इंट्रोडक्शन लिखा है, इसके बाद थिंकर के व्यूज भी लिखे हैं, एंड सबसे बड़ी बात है आंसर तो पूरे फॉर्मेट में लिखा हुआ है। आपको भी इस तरीके से आंसर लिख कर आना है एग्जाम में। इसीलिए एक बार इन नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि वो सारे क्वेश्चन एक बार आप खुद से रीड भी कर लो, एग्जाम में भूलो ना, और आंसर बिल्कुल एक्यूरेट लिख कर भी आओ। नोट्स को डाउनलोड करने की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम समझते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में सिविल सेवा प्रणाली के ऐतिहासिक विकास को लिखिए। यानी कि फर्स्ट पोर्शन में कहा गया कि सिविल सेवा यानी कि सिविल सर्विसेज की शुरुआत या इसकी स्टार्टिंग, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में बताना है। इसको बताने के बाद ही आपको आगे बताना है स्वतंत्र भारत, यानी कि पहले वाले पार्ट में जब भारत गुलाम हुआ करता था उस टाइम की बात बतानी है, और दूसरे वाले पोर्शन में आपको बताना है स्वतंत्र भारत में इसके संवैधानिक ढांचे की बदलती प्रकृति की व्याख्या करें। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स दिए गए हैं जो कि यूपीएससी के रिगार्डिंग है, आईएएस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग है, या सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग है। उन सभी आर्टिकल्स को बताना है और क्या क्या इसमें चेंज किए जा रहे हैं और क्या क्या चेंज हो रहे हैं आज के इस टाइम पे, करंट सिचुएशन में, ये सब कुछ आपको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट पोर्शन में सिविल सर्विसेज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना है, और सेकंड पोर्शन में सिविल सर्विसेज के बारे में कौन कौन से आर्टिकल्स दिए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आपको क्वेश्चन का डिमांड समझ में आ गया। तो एक एक करके आपको बताना है कि सिविल सर्विसेज का क्या मतलब होता है, इनका काम क्या होता है, ये क्या काम करते हैं, इनकी शुरुआत कब की गई थी, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था, और आज इसका कैसा स्ट्रक्चर है। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ, टॉपिक को सही से समझना। टॉपिक की शुरुआत आपको एक छोटे से इंट्रोडक्शन से करनी है। सिविल सेवा से तात्पर्य उन सेवाओं से है जो जनता की मांगों और जरूरतों, जो पब्लिक की डिमांड्स और नीड्स को पूरा करे, उनके लिए पॉलिसी बनाए, और उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए ऐसी नीतियां बनाए ताकि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी जिंदगी में खुशहाली आ सके। तो सिविल सर्विस का मतलब क्या हुआ? सिविल का मतलब हुआ नागरिक, और सर्विस का मतलब हुआ सेवा देना। तो नागरिकों को सेवा देने के लिए जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनके द्वारा दी गई सर्विसेज को ही सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता है। आज के इस टाइम पे यूपीएससी का एग्जाम देकर आईएएस बनने का जो क्रेज है वो बहुत ज्यादा है, और आपने देखा भी होगा हर साल लाखों लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं आईएएस के एग्जामिनेशन देने के लिए। कोचिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है, लोगों को सपने बेचकर उनको आईएएस बनाने के लिए। और आज इस टाइम पे 2 साल 4 साल 5 सालों से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका ये एग्जाम नहीं निकला। कई लोग अपने रिलेटिव से दूर रहते हैं,
रिश्तेदारों से बात करना बंद कर देते हैं, दोस्तों से मतलब खत्म कर देते हैं, बस इस एक आईएएस के एग्जामिनेशन के लिए। आखिर इस आईएएस के एग्जामिनेशन में ऐसा क्या है कि लोग अपना घर वार तक बेच देते हैं, रिश्तेदारों से नाता खत्म कर देते हैं और सालों भर मेहनत करते हैं ताकि लाखों लोगों की भीड़ में उनकी कोई रैंक आ जाए और उनको सिविल सर्विस बनने का मौका मिल जाए। आखिर क्यों है इतना क्रेज, हम आगे यही जानने वाले हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में इंट्रोडक्शन के बाद आपको जो स्कॉलर्स हैं, अलग अलग जो थिंकर्स होते हैं, उनके द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है ये भी जरूर लिखना होता है इंट्रोडक्शन के बाद, तभी आपको मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पे आपको मैं दो स्कॉलर्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला है ग्लेडन। ग्लेडन ने क्या कहा, सिविल सर्विस की डेफिनेशन क्या होती है। इसने कहा अपनी बुक के अंदर, दिस सिविल सर्विस इट्स प्रॉब्लम्स एंड फ्यूचर। इस बुक के अंदर इन्होंने लिखा कि सिविल सेवा एक महत्वपूर्ण सरकारी संस्था का नाम है जिसमें राज्य के केंद्रीय प्रशासन के कर्मचारी शामिल होते हैं। इसका मतलब है कि सिविल सर्वेंट को चुना तो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जाता है, लेकिन ये काम किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, किसी स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में कर रहे होते हैं। तो ग्लाइडर यहाँ पे यही कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ये ऑफिसर होते हैं और काम किसी स्टेट के अंदर जाके करते हैं। तो सेंट्रल और स्टेट दोनों में रिलेशन बन पाता है। और इतने बड़े देश को चलाने के लिए जिसमें इतने सारे स्टेट हो, उन स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई एक ऐसा हेड हो जो उस डिस्ट्रिक्ट के लिए कानून बनाए और उस डिस्ट्रिक्ट को सही से चला पाए, ये कहना है ग्लेडन का। आप इंग्लिश में डेफिनेशन की यहाँ पे दे दी गई है, आप देख सकते हो। एंड इसके बाद है हरमन फाइनर। इनके द्वारा क्या कहा गया कि सिविल सेवा अधिकारियों का एक ग्रुप है जिसके अंदर कई सारे ऑफिसर्स होते हैं, इनका एक ग्रुप बनता है और ये एक परमानेंट जॉब होती है, इनको कोई हटा नहीं सकता, अच्छी खासी इनको सैलरी दी जाती है और इनके अंदर एनालिटिकल स्किल्स होता है जिसके बिहाफ पे इनको सेलेक्ट किया जाता है रूल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। इंट्रोडक्शन में आपको ब्रीफ डिटेल्स देना होता है, थिंकर्स के व्यूज में आपको थिंकर्स ने क्या कहा ये बताना होता है। तो ये दोनों चीज हमने देख लिया। अब हम ये जानते हैं जिस आईएएस के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, क्या इसकी शुरुआत आज हुई है या इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि भारत में सिविल सर्विसेज की शुरुआत कब हुई है, इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, जैसे क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ आईसीएस। देखिए, कहानी की शुरुआत 1600 से होती है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर व्यापार करने के मकसद से आती है। शुरुआत में तो ये व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे इसको ये लालच हुआ कि व्यापार तो हम कर ही रहे हैं, रॉ मटेरियल यहाँ से हमें मिल ही रहा है, क्यों ना हम भारत पे कब्जा कर ले। और बैटल ऑफ प्लासी 1757 के और बैटल ऑफ बक्सर 1764 के, इन दोनों को जीत लेने के बाद भारत का भाग्य विधाता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया। और इन दोनों युद्ध को जीत लेने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में भारत का एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेंस ट्रेड में तो था ही, अब पॉलिटिकल सिस्टम में भी आ गया। और इस प्रकार भारत का भाग्य विधाता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया। और देखते ही देखते भारत के कई हिस्से अंग्रेजों के हाथ में आ गए और अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया और भारत दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक प्रिंसली स्टेट जिनको हम देसी रजवाड़ी कहते हैं, जहाँ पर राजाओं का रूल होता था, अंग्रेजों ने डायरेक्ट इनको गुलाम नहीं बनाया, इनडायरेक्टली अंग्रेज यहाँ पे रूल करते थे, क्योंकि डिफेंस हो गया या सिक्योरिटी या आर्मी का मामला हो गया, ये सब कुछ अंग्रेजों के ही हाथ में था। और दूसरा पार्ट था ब्रिटिश इंडिया, जहाँ पे अंग्रेज डायरेक्ट रूल करते थे। तो इतने बड़े एरिया पे रूल कैसे किया जाए, इसके लिए अंग्रेजों ने कुछ अधिकारियों को अपॉइंट किया और इसकी शुरुआत की गई किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस से पहले ही वॉरेन होस्टिंग के द्वारा सिविल सर्विसेज की शुरुआत कर दी गई थी, जिसके अंदर अधिकारियों को अपॉइंट करके उनसे काम करवाया जाता था। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा सिविल सर्विसेज के स्ट्रक्चर में सुधार किया गया, इंप्रूवमेंट करने के बाद इसको मॉडर्नाइजेशन का स्ट्रक्चर दिया गया। इसलिए भारत के अंदर सिविल सर्विसेज का शुरुआत करने का सारा क्रेडिट लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। और भारत के अंदर सिविल सर्विसेज की शुरुआत करने की वजह से लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विसेज का फादर यानी कि भारतीय सिविल सेवा का पिता भी कहा जाता है, जनक कहा जाता है। लेकिन जिस सिविल सर्विसेज की शुरुआत अंग्रेजों ने की, हालांकि इससे पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी भारत के एंशिएंट टाइम में। आपको पता होना चाहिए कि हमने अपने कन्वेंस के लिए पूरे हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एंशिएंट यानी कि प्राचीन, मध्यकाल यानी कि मिडिएवल, मॉडर्न जो कि अंग्रेजों का टाइम है। तो इन तीनों अलग अलग टाइम पे सिविल सर्विसेज की शुरुआत हो रखी थी, बस उन अधिकारियों ऑफिसर्स को अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन काल के एंशिएंट टाइम में, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, कौटिल्य के द्वारा सारी पॉलिसी बनाई जाती थी, रणनीति बनाई जाती थी। तो इस टाइम पे भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से हजारों साल पहले कौटिल्य के द्वारा अपनी बुक अर्थशास्त्र के अंदर सिविल सर्विसेज का इंट्रोडक्शन दे दिया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे भी 3 तरह के अधिकारी हुआ करते थे, जिनमें सबसे पहला जो सबसे ऊपर रैंक हुआ करता था वो युक्त का हुआ करता था, जिसको आज हम आईएएस ऑफिसर के नाम से जानते हैं। दूसरा उपयुक्त का हुआ करता था, जिसको आज हम क्लर्क कहते हैं। एंड थर्ड हुआ करता था तत्पुरुष का, जिसको आज हम सेवक कहते हैं। तो यहाँ पे आप इनके नेम और स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये प्राचीन टाइम की बात हो रही है, उस टाइम पे भी ये स्ट्रक्चर हुआ करता था।
और सेम आज भी है। आज भी अगर आप देखोगे तो यूपीएससी जो एग्जाम लेता है उसमें 4 तरह के सर्विसेज होते हैं। पहला होता है ग्रुप ए, दूसरा होता है ग्रुप बी, और तीसरा होता है ग्रुप सी, और चौथा होता है ग्रुप डी। इन चारों सर्विसेज के अंदर जो सबसे ऊपर टॉप रैंक के ऑफिसर्स होते हैं वो ग्रुप ए में आते हैं, और उनसे कम ग्रुप बी में आते हैं, जिनको ऑफिसर्स यानी कि अधिकारी कहा जाता है। और जो ग्रुप सी और डी में आते हैं उनको कर्मचारी कहा जाता है, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कहा जाता है। ये इस टाइप की जॉब होती है जो कई सारे एसएससी वगैरह भी जॉब करवाता है, जो इस लेवल में आती है। तो एंशिएंट टाइम में भी हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एंड इसके बाद मध्यकाल यानी कि मिडिएवल टाइम की बात करें, जब भारत के अंदर मुस्लिमों का शासन हो रहा था और इसमें मुगलों के द्वारा इसका इंट्रोडक्शन करवाया गया, जिसको मनसबदारी प्रणाली कहा जाता है। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर हमें मध्यकाल यानी कि मिडिएवल पीरियड में देखने को मिलता है, जब भारत के अंदर मुगलों का शासन हो रहा था। और जो सिविल सर्विसेज के ऑफिसर होते थे उनको मनसबदार कहा जाता था, और इस पूरे सिस्टम को मनसबदारी सिस्टम कहा जाता था। हालांकि इससे पहले भी ये सिस्टम था जिसको इक्तेदार कहा जाता था, इक्तेदारी सिस्टम। आपने ये सुना भी होगा, जब भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत का टाइम था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इन सब का जब शासन चल रहा था तो उस टाइम पे इक्तेदारी सिस्टम हुआ करता था। तो उस टाइम पे भी सिविल सर्वेंट हुआ करते थे जिनको इक्तेदार कहा जाता था, और मुगल टाइम पे मनसबदार कहा जाता था। और इन मनसबदार को 2 टाइप से बांटा गया था। जैसे पहले जात हुआ करते थे जिनको हायर पोस्ट दिया जाता था, और दूसरे सवार हुआ करते थे जिनके पास बड़ी संख्या में घोड़े हाथी हुआ करते थे, इनकी सेना हुआ करती थी, ताकि टाइम पे ये राजा की हेल्प कर सके। तो इस प्रकार मिडिएवल एज के अंदर भी ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लेकिन अब आता है हमारा मॉडर्न एज। मॉडर्न एज के अंदर अंग्रेज भारत में आ गए, और अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए, ताकि इतने बड़े राज्य पर रूल कर सके, सिविल सर्वेंट को बनाना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने सबसे पहले सिविल सेवा का वर्ड यूज किया, क्योंकि इससे पहले तो इक्तादार, मनसबदार, युक्त, उपयुक्त ऐसे वर्ड यूज किए जा रहे थे। लेकिन सिविल सर्विसेज की शुरुआत और इस वर्ड का यूज सबसे पहले अंग्रेजों ने ही किया, और शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस शब्द को उन अधिकारियों या उन कर्मचारियों के लिए यूज किया जो वाणिज्यिक मामले, जो ट्रेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ करते थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने के लिए भारत में आई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी, जो ऑफिसर्स होते थे, उनको ही ये सिविल सर्वेंट कहते थे स्टार्टिंग में। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे जैसे भारत को अपने कब्जे में लेता गया, और उन कब्जे वाले एरिया पे कोई रूल भी तो करे अंग्रेजों के नाम से, उन लोगों को अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया अंग्रेजों ने, जिनको प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी दे दिए गए। भाई ये तुम्हारा एरिया है, इस एरिया के तुम मालिक हो, यहाँ पे लोगों को से टैक्स लेना है, यहाँ पे पॉलिसी बनाना है, ये तुम अपने अकॉर्डिंग चलाओ। आज एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आईएएस ऑफिसर करता है, उस टाइम पे सिविल सर्वेंट जो अंग्रेजों के द्वारा अपॉइंट किया जाता था, वो किसी एग्जामिनेशन के द्वारा सेलेक्ट नहीं किया जाते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको चाहती थी सिविल सर्वेंट बना देती थी। तो फाइनली मॉडर्न एज के अंदर 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने औपचारिक रूप से सिविल सेवा का यूज करना स्टार्ट कर दिया, और सिविल सर्विसेज की शुरुआत भारत के अंदर मॉडर्न एज में होती है। तो हमने एंशिएंट और मिडिएवल की तो बात कर ली, लेकिन जब हम मॉडर्न सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो इसका रूप और स्ट्रक्चर कैसा है हम पहले ये समझते हैं। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही भारत के अंदर सिविल सर्विसेज की शुरुआत की गई। एंड इसके साथ ही जब अंग्रेजों के द्वारा भारत पर रूल किया जा रहा था, तो स्टार्टिंग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ऐसे लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता था जो उनको लगता था कि ये हमारा वफादार है, ये हमारी चापलूसी करेगा और हमारे अगेंस्ट में नहीं बोलेगा। तो जिस मर्जी को चाहते थे ये सिविल सर्वेंट बना देते थे, और उसको एक डिस्ट्रिक्ट सौंप देते थे, ये लो भाई ये तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट है, तुम्हें इसको संभालना है। तो इसी प्रकार ये पूरा सिस्टम चला आ रहा था, कोई एग्जामिनेशन का सिस्टम नहीं था। आपने इनमें से कई सारे सरनेम भी सुने होंगे, जैसे कि जोन हो गया, स्मिथ हो गया, एडवर्ड हो गया, डेविड हो गया, एंड लॉर्ड हो गया, सर हो गया, ऐसे कुछ इनको टाइटल्स दे दिए गए थे। इसी टाइटल्स के लोग पहले सिविल सर्वेंट बनाए जाते थे, इसके अलावा कोई और नहीं। स्टार्टिंग में इंडियंस को सिविल सर्विस में शामिल नहीं किया जाता था, इसलिए इसको आईसीएस कहा जाता था, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ अंग्रेज या यूरोपियन लोग ही हो सकते हैं। और ये पैटर्न बेस्ड था, यानी कोई एग्जाम नहीं होता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही अधिकारियों को अपॉइंट कर दिया जाता था। और जिनको सेलेक्ट किया जाता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, अपनी मन मर्जी चुनते थे उनको, और उनको लंदन भेज दिया जाता था ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग के बाद उनको भारत में वापस बुलाया जाता था। ट्रेनिंग वो लंदन में करते थे और रूल वो भारत में कर रहे थे। तो इस प्रकार ट्रेनिंग के बाद ये भारत में आते थे और भारत के अलग अलग एरियाज पे ये रूल करते थे। भारतीयों पे अत्याचार करने का पावर भी इनको अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं दिया था। तो इस प्रकार ही सारा कुछ चल रहा था, लेकिन भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया गया, और अंग्रेजों को भी लगा कि हम क्यों ना ऐसे लोग को चुने जिनके अंदर वाकई में काबिलियत हो, जो अंग्रेजों की बात भी सुने और रूल भी सही से कर पाए। इसलिए 1833 और 1853 के अंदर जो चार्टर एक्ट आया, इसके तहत सिविल सर्विसेज के अंदर सुधार भी किए गए। अब मैं आपको बताऊंगा एक एक करके वो सारे एक्ट कौन से हैं
जो सिविल सर्विसेज को लाने में हेल्प करता है। तो सबसे पहला एक्ट होता है यहाँ पे 1833 का और 1853 का, जो सिविल सर्विसेज में इंप्रूवमेंट की बात करता है, सुधार करना चाहिए। और इसके ठीक बाद ही 1854 के अंदर मैकोले के द्वारा एक डेटा रिपोर्ट दी गई और इस डेटा रिपोर्ट में कहा गया कि अब ऐसे नहीं चुना जाना चाहिए, जो ट्रेडिशनल तरीका अपना रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तरीका सही नहीं है। मैकोले के द्वारा ही कहा गया कि एग्जामिनेशन का सिस्टम होना चाहिए, हम क्यों ना एग्जाम्स ले, जो उस एग्जाम्स को क्रैक करे उसको ही सिविल सर्वेंट बनाया जाए। और इस प्रकार भारत के अंदर सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम्स का सिस्टम शुरू किया गया। स्टार्टिंग में जो 18 से लेकर 23 साल की एज के हैं वो इस एग्जाम के अंदर बैठ सकते थे। 1855 में सबसे पहला एग्जाम करवाएगा लंदन में, और इस प्रकार इसका जो पूरा सिलेबस था वो यूरोपियन क्लासिक पे बेस्ड था। यूरोपियंस का सिलेबस यूरोपियंस को पढ़ाकर उनको सिविल सर्विस में भेजा जा रहा था। सोचे समझिए ये रणनीति थी ताकि इंडियंस इसमें ज्वाइन ना कर पाए। लेकिन हम इंडियंस भी किसी से कम नहीं है। 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, इनके द्वारा फर्स्ट टाइम इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम देकर क्रैक किया गया। भारत के फर्स्ट जो सिविल सर्वेंट है वो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी है। एंड जैसे इन्होंने ये एग्जामिनेशन क्रैक कर दिया, इसके बाद बहुत डिमांड उठने लग गई कि सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन लंदन की बजाय भारत में करवाया जाए, इंडिया में होगा तो इंडियंस भी कई लोग इसमें सेलेक्ट होंगे। और अंग्रेजों को भी ये चीज़ महसूस हुआ ये काफ़ी खर्चीला है। अब इंडियंस लंदन जाते हैं, वहाँ पे एग्जाम देते हैं, क्योंकि पहले एग्जाम सिर्फ लंदन में हुआ करता था और ट्रेनिंग लंदन में होती है, फिर ये वापस इंडिया आते हैं, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। इसलिए क्यों ना इसका एग्जाम इंडिया में करवाया जाए। और इसके बाद मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट दिया गया 1918 में, और भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, इस एक्ट के तहत मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड रिफॉर्म किया गया। और इसमें यह कहा गया कि यह अंग्रेजों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा अगर ये एग्जाम्स इंडिया में ही करवाया जाता है, जिससे कि अंग्रेज इंडिया को सही से रूल कर पाए। और ये आइडिया दिया गया मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड के द्वारा, और इसके बाद ये एग्जाम्स इंडिया में ही होने लग गए। 1920 में पहला एग्जाम इंडिया में करवाया गया, इलाहाबाद और दिल्ली, इन्हीं दो जगह पे पहले बार एग्जाम हुआ था भारत के अंदर। और इस एग्जामिनेशन में भी 1920 में भारत के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस एग्जाम को क्रैक कर दिया और आईएएस वो बने, लेकिन नौकरी नहीं करी। अंग्रेजों की चापलूसी नहीं करना चाहते थे, वो तो बस ये दिखाना चाहते थे कि हम भी इसको निकाल सकते हैं। अंग्रेजों को इंडियंस में काबिलियत दिखता ही नहीं था, हम तो जनगणना में गिनती के लिए पैदा हुए हैं। और ये चीज दिखा दिया सुभाष चंद्र बोस ने इस एग्जाम को क्रैक करके। ये जितनी भी एज कम करते, हमारे पास कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक भी किया। आप लिस्ट भी देख सकते हो, यहाँ पे देखिए विकिपीडिया में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ऐसे कई सारे लोग हुए जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम्स को क्रैक किया अंग्रेजों के टाइम पे। एंड इसके बाद ऑर्थर हैमिल्टन ली के द्वारा इनके लीडरशिप के अंदर एक कमीशन बनाया गया। क्योंकि इसका चेयरपर्सन ये थे, इसलिए इनके नाम पे ही इसको ली कमीशन कहा गया या रॉयल कमीशन भी कहा गया। 1923 में एक कमीशन बना था। इस कमीशन ने क्या कहा कि ये जो पूरी सर्विस है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। पहला जो ऑल इंडिया सर्विस हो, दूसरा जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस हो, और तीसरा जो स्टेट पीस है जिसको आज हम कहते हैं स्टेट लेवल की जो सर्विस हो। 3 लेवल में डिवाइड कर दिया। और इस प्रकार से उन सर्विसेज के अंदर 50% इंडियन होंगे और 50% अंग्रेज के होंगे। और इस प्रकार 50-50 के रेशियो से सिविल सर्विसेज के अंदर लोगों को सिलेक्ट किया गया। सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम करवाया करते थे इंडिया में, उसका नाम था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन 1926 में इसका नाम चेंज कर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया, यूपीएससी, जिसका नाम आप आज सुनते हो। और जिसको इंपीरियल सिविल सर्विस कहा जाता था, जो कि गुलामी का प्रतीक है, इसका नाम चेंज कर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रख दिया गया, यानी कि IAS। 26 में यूपीएससी के बनने के बाद इस यूपीएससी के अंदर 5 मेंबर्स को सिलेक्ट किया गया। और इसके जो पहले चेयरपर्सन थे वो थे सर रोस वॉकर। यूपीएससी का ही काम था एग्जामिनेशन करवाना, लोगों का इंटरव्यू लेना, उनको सेलेक्ट करना, ये सारा काम यूपीएससी को दिया गया। और आज तक यूपीएससी ही ये सारा काम करती है। एंड इसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस करवाएगा। और इस एक्ट में क्या कहा गया कि सिविल सेवकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना जरूरी है, उनको क्या क्या लाभ मिलेगा, उनके क्या क्या वर्क होंगे, इन सब को डिफाइन कर दिया गया 1935 के एक्ट में। और यूपीएससी तो बना ही दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज के लिए, लेकिन अब स्टेट के अंदर भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के लिए स्टेट पीसीएस का एग्जाम्स करवाया जाने लग गया, जिसको आज हम एसएससी के नाम से जानते हैं। एंड जैसे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, यूपीएससी का रोल बढ़ गया और यूपीएससी के पास ये सारी जिम्मेदारी होगी। और पहले यूपीएससी के सारे मेंबर्स अंग्रेज हुआ करते थे, अब वो सारे मेंबर्स इंडियंस हो गए। तो जैसे ही भारत को आज़ादी मिली, यूपीएससी का पैटर्न और स्ट्रक्चर बदल दिया गया। पहले अंग्रेजों के द्वारा ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जाती थी और एग्जामिनेशन का पैटर्न इंट्रोड्यूस करवाएगा। और आज जो यूपीएससी एग्जाम लेता है उसका अपना ही एक पैटर्न है। सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम्स होता है, उस एग्जामिनेशन के अंदर 2 पेपर होते हैं, GS 1
और दूसरा GS2 का, जिसको CSET कहा जाता है। और CSET पहले नहीं हुआ करता था, जैसे ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया काफ़ी सारे विवाद भी उठे और कई लोगों ने इसका विरोध भी किया। एंड सेकंड स्टेज में होता है मेंस का एग्जाम। मेंस के अंदर टोटल 9 पेपर होता है और पहले ऑप्शनल नहीं हुआ करता था। ऑप्शनल को जैसे इंट्रोड्यूस करवाया गया तो लोगों ने इसका भी विरोध किया, क्योंकि 2 पेपर ऑप्शनल का होता है। और इसके बाद थर्ड स्टेज होता है इंटरव्यू का। जो लोग प्रीलिम्स क्रैक कर लेते वो मेंस में आते, जो मेंस को पास कर लेते उनका फाइनली इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के अंदर आपकी लॉजिकल रीजनिंग देखी जाती है, इंटेलिजेंस देखा जाता है, एटीट्यूड देखा जाता है और प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है। इन सबको देखने के बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होती है आपकी, और उसके बाद इंटरव्यू में आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको फाइनली लवासना भेजा जाता है, अगर आप IAS के लिए सिलेक्ट हुए हो तो। एंड इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो ये है पूरा एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर। और आपको ट्रेनिंग के लिए लवासना भेज दिया जाता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप IAS के लिए सिलेक्ट हुए हो, अगर आप IPS के लिए सिलेक्ट हुए हो तो आपको हैदराबाद भेजा जाता है। तो ऐसे ही जो टॉप की सर्विसेज है वो है IAS, IPS, IFOS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एंड IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस दोनों अलग अलग चीज़ है। तो ये टॉप की सर्विसेज है जो कि UPSC के ग्रुप A में आती है। तो इस तरीके से भारत में UPSC की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से एक्ट पास किए गए और UPSC कैसे बना, ये सब चीज़ हमने देख लिया। लेकिन नेक्स्ट पोर्शन क्या है, स्वतंत्र भारत में इसके संवैधानिक ढांचे की बदलती प्रकृति की व्याख्या करें, यानी कि एक्सप्लेन द चेंजिंग नेचर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब आज़ादी के बाद इसका जो चेंजिंग नेचर है वो क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स दिए गए, आपको ये बताना है। आप में से भी कई ऐसे लोग होंगे जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, और कई लोग तो मेहनत सालों से कर रहे हैं। अगर आप भी तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, नीचे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। हम भी तो देखिए ऐसे कितने लोग हैं जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और कड़ी मेहनत वालों को सफलता मिलते हुई है, अपने ऊपर विश्वास रखना। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो समझते हैं हम। कई सारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 308 से लेकर 323A तक सिर्फ UPSC के बारे में बताया गया है। UPSC का क्या काम है, UPSC का क्या स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ बताया गया है। अगर आप पूरे आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ये रहा हिंदी मीडियम में और ये रहा इंग्लिश मीडियम में। आप इन आर्टिकल्स को वीडियो को पोस्ट करके पढ़ भी सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है मैं ये बता देता हूँ। आर्टिकल 308 जो ये बताता है कि राष्ट्रपति के द्वारा UPSC के लिए क्या क्या शर्तें होंगे, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, ये राष्ट्रपति बना सकता है। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। और प्राइम मिनिस्टर बात करता है UPSC के चेयरपर्सन से, तब जाके प्रेसिडेंट कोई भी नियम वगैरह बना सकता है। एंड इसके बाद है आर्टिकल 309। इस आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे एक सिविल सर्वेंट पे कंट्रोल बना के रखा जाए ताकि वो नियम को फॉलो करे और वो कोई रूल्स का वॉयलेंस ना करे। एंड इसके बाद एंड का आर्टिकल है आर्टिकल 323A। इसमें बताया गया कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई फेयरनेस ना हो, तो उस मामले को कैसे हल किया जाए। तो डिस्प्यूट को कैसे सुना जाएगा, किसी पे कोई आरोप लग जाता है सिविल सर्वेंट पे, तो उसका मामला कहाँ सुना जाएगा, इस पूरे प्रोसेस को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 323A में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। और इसका जो चेंजिंग नेचर है इसमें आपको यही बताना है कि UPSC टाइम पे एग्जाम्स के पैटर्न में, सिलेक्शंस के तरीके में चेंज करता आया है। देखिए आज सिलेबस तो ये कहा जाता है कि 10th लेवल तक आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है, या GS के जो 4 पेपर होते हैं उन 4 पेपर में सिलेबस में जो कहा गया है उससे बाहर कई सारी चीजें पूछता है। वो आसमान के नीचे जितनी भी चीजें हैं सब UPSC कवर करता है, इसलिए UPSC को दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में रखा जाता है। आज UPSC में हिंदी मीडियम वाले लोग काफी इसका विरोध करते हैं, ट्रांसलेशन के काफी मिस्टेक बताते हैं, हिंदी मीडियम का जो सिलेक्शन रेट है काफी कम है। एंड इसके बाद UPSC ने जो CSET का एग्जाम लेकर आया, लोग इसका काफी विरोध करते हैं। मैथमेटिक्स के कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो IITian है इनको काफी हेल्प करता है, उनके लिए ये काफी बेनिफिट्स वाला है। UPSC पे कई सारे आरोप लगते रहते हैं, कई सारे इसके चेंजिंग नेचर है। एग्जाम से क्वेश्चन में हर साल कोई ट्रेंड का फॉलो करता है, ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चन देता है। तो ऐसे कुछ चेंजिंग नेचर है जो आपको अपने एग्जाम में लिखना है चेंजिंग नेचर के पॉइंट्स के अंदर। तो ये आपको बताना है इस पूरे क्वेश्चन के आंसर में। UPSC एग्जाम हर साल होता है, सीट्स लिमिटेड होती है, लाखों लोग इसका एग्जाम देते हैं, कुछ लोग सेलेक्ट हो पाते हैं, बहुत कंपटीशन है। ये सब कुछ मिलाकर UPSC ऐसे लोगों को सिलेक्ट करता है जो बाकी में एडमिनिस्ट्रेशन में आए और जनता की समस्याओं को समाधान निकाल सके। अब सिविल सर्वेंट बनने का मतलब भी है कि अब आपके हाथ में है वो डिस्ट्रिक्ट, अब आपको उसके नियम बनाना है। अब आप SDM ऑफिस जाते हो, जाति प्रमाण पत्र बनाते हो या कोई भी सर्टिफिकेट बनाते हो, तो उन सभी चीजों पे एक IAS ऑफिसर का ही सिग्नेचर होता है। तो IAS लोग इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वर्क की डाइवर्सिटी होती है, कई सारी चीजें आपको करने का मौका मिलता है एक सिविल सर्वेंट बनने के बाद। तो कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि इन सेवाओं के बिना इतने बड़े देश पर शासन करना असंभव होता। अगर अंग्रेज इसको नहीं लेकर आते तो अंग्रेज भी इसको इसलिए लेकर आए ताकि इतने बड़े देश पर अलग अलग एरियाज में वो रूल आसानी से कर सके और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो।
इसलिए इसको इंट्रोड्यूस करवाएगा। बट समय समय पर इसमें सुधार भी किए गए। मैंने आपको बताया कि कैसे इसमें कई सारे एक्ट पास किए गए, उन एक्ट के अंदर यूपीएससी का स्ट्रक्चर कैसा रहा, क्या क्या सुधार किए गए। स्टार्टिंग में कोई एग्जाम नहीं होता था, फिर मैकॉले जब 1855 में लेकर आया, फिर उसने एग्जाम का स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाया। एंड सुधार करने के बाद सिविल सर्विसेज को इस नजरिए से देखा गया कि ये लोगों की जरूरतों को पूरा करे और देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हेल्प करे। तो इस प्रकार सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हुए हर साल ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो